अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए इस क्लास में मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में जानते हैं, जो उर्दू में हाफिज़ा और फरामोश कहा जाता है। इसके ताल्लुक से अगर कहा जाए तो हर टेट और डीएससी में इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। इसके ताल्लुक से कंपलसरी मैंडेटरीली एक बिट पाई जाती है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कि माजी या साबिक में सीखे गए मामलात, नुकात और तजुर्बात को बाजियाफ्त करना या दोबारा याद करने को हाफिज़ा कहते हैं। यानी मेमोरी किसको कहते हैं, हाफिज़ा किसको कहते हैं। यानी पास्ट में जो कुछ भी हमने सीखे हैं, पॉइंट्स सीखे हों या एक्सपीरियंसेस हो, जो कुछ भी हम सीखे हैं उसको याद रखना यानी बरकरार रखना और उसको याद करना, इसको क्या कहते हैं, हाफिज़ा कहते हैं। अफलातून ने हाफिज़े के ताल्लुक से इस तरह कहता है कि इंसान का जहन एक मोम के गोले के मानिंद होता है। अफलातून मतलब कौन? इनको अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं। इसने कहा कि इंसान का जहन एक मोम के गोले के मानिंद होता है। तो हाफिज़े पर सबसे पहले तजुर्बात करने वाले कौन हैं? एबिंगहास। यानी सबसे पहले हाफिज़े पर तजुर्बात करने वाले एबिंगहास हैं। इनको फादर ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। इनकी एक लिखी हुई किताब है ऑन मेमोरी, जो 1885 में पब्लिश हुई है। ये बुक जो है ऑन मेमोरी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करती है। और अगले हमारे शख्स हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने एबिंगहास तो सबसे पहले हाफिज़े पर मेमोरी पर तजुर्बात किए ही, मगर उसको फेमस करने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बात करने वाले कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने मशहूर है, जब भी हाफिज़े का नाम आता है इन्हीं का नाम याद आता है। तो इन्होंने क्या किया, एक लैब कायम किया, एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरी कहते हैं। और इनकी एक किताब है एन इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने हाफिज़े के ताल्लुक से लिखा है। इनकी और एक किताब भी है हेरिडिटरी जीनियस। यहाँ पे हाफिज़े के ताल्लुक से बताया जा रहा है, इसलिए मैंने एन इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट के ताल्लुक से बता रहा हूँ। ये हैं हाफिज़े के ताल्लुक से डेफिनेशंस यानी तारीफ़ात। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे चंद माहिरीन नफ्सियात ने हाफिज़े के ताल्लुक से चंद तारीफ़ात किए हैं। स्टॉट नामी माहिरीन नफ्सियात ने कहा है कि साबिक़ में सीखे गए मौज़ूआत या नुकात को बाजियाफ्त करना ही हाफिज़ा है। तो दूसरा माहिरीन नफ्सियात, जिनका नाम रायबन है, उन्होंने कहा कि साबिक़ मालूमात को ज़हन में महफूज रखते हुए ज़रूरत के मुताबिक पूरे शऊर के साथ उनका इस्तेमाल करना ही हाफिज़ा है। इन तारीफ़ात को इसी तरह हूबहू याद करना पड़ेगा ताकि इम्तिहान में सही तौर पर जवाब कर सकें। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगला है प्रोसेस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी किस तरह काम करती है। इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी 3 मरहले हैं। पहला है एनग्राम या न्यूरोग्राम भी कहते हैं। इसको उर्दू में हाफिज़े के नखुश कहते हैं। ये क्या है? जब भी हम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए जो भी मालूमात हासिल करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ज़हन पर उस मालूमात को प्रिंट कर देते हैं। इस तरह जो भी मालूमात को हाफिज़े पर प्रिंट करना यानी नखुश करना क्या है, नक्श करना क्या कहलाता है? एनग्राम या न्यूरोग्राम कहलाता है। यानी जो भी सीखते हैं पहले वो ज़हन पर प्रिंट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद क्या होता है, वो उसी तरह ज़हन में बरकरार रहता है, यानी उसी तरह ज़हन में महफूज रहता है। उसको क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं, उर्दू में बरकरारी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ज़रूरत के मुताबिक हमने उसको बाजियाफ्त करते हैं, याद करते हैं। इस तरह ज़रूरत के मुताबिक याद करने को क्या कहते हैं? रिट्रीवल कहते हैं या रिकॉल कहते हैं। इस तरह मेमोरी 3 मरहलों में काम करती है। पहले जो भी मालूमात सीखते हैं, हासिल करते हैं, उस वो क्या होते हैं, ज़हन पर प्रिंट हो जाते हैं। उसको एनग्राम या न्यूरोग्राम कहते हैं। जब प्रिंट होते हैं तो ज़हन में उसी तरह वो महफूज रहते हैं। उस तरह महफूज रहने को रिटेंशन कहते हैं, उर्दू में बरकरारी कहते हैं। जब ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के लिहाज से उसको याद करना क्या कहलाता है? बाजियाफ्त कहलाता है, रिट्रीवल या रिकॉल कहलाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी, यानी उर्दू में इसको हाफिज़े के अहम नुकात कहते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमको 5 नुकात दिए गए हैं। वो क्या है? लर्निंग, यानी उर्दू में इक्तिसाब कहते हैं। रिटेंशन, जिसको बरकरारी कहते हैं। रिकॉल, यानी इसको बाजियाफ्त करना या दोबारा याद करना कहते हैं। रिकॉग्निशन, इसको उर्दू में शनाख्त करना कहते हैं। रीलर्निंग, यानी बाज इक्तिसाब, दोबारा इक्तिसाब करना, लर्निंग करना। तो चलिए इनको एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला है इक्तिसाब, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। इक्तिसाब क्या है? जो भी हंसी आज़ा के जरिए हम मालूमात हासिल करते हैं, अग्ज़ करते हैं, उसको इक्तिसाब कहा जाता है। इक्तिसाब किस तरह होती है और मौसर अंदाज में हासिल करने, इक्तिसाब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए कि बामानी अंदाज में सीखना, जो भी हम सीखते हैं उसको मीनिंगफुल सीखना। उसी तरह इक्तिसाबी नुकात को एक ही वक्त में सीखना, यानी जो भी हम सीखते हैं उस नुकात को एक ही वक्त में सीखना।
यानी इसको अंग्रेजी में मैस्ड लर्निंग भी कहते हैं। पहला है मीनिंगफुल लर्निंग, दूसरा है मैस्ड लर्निंग, और तीसरा है इक्तिसाब के दरमियान वक्फा लेते हुए सीखना। यानी जो भी हम सीखते हैं, सीखने के लिए बैठते हैं, तब क्या है, दरमियान में वक्फा लेना, थोड़ा इंटरवल लेना। इसके ज़रिए क्या होता है, पढ़ने में और सीखने में बेजारी नहीं होती और आसानी से सीख सकते हैं और अच्छी तरह सीखने में तवज्जो भी मरकूज़ कर सकते हैं। तो अगला है हिस्सों में तकसीम करते हुए सीखना। जो भी सीखते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो रहता है उसको टुकड़े टुकड़े करके, हिस्सों में पार्ट्स करके सीखने से क्या होता, बहुत जल्द भी सीखते हैं और मीनिंगफुल भी सीखते हैं, उसमें डाउट्स भी नहीं रहते। और यहाँ पे अगला है मुकम्मल तौर पर सीखना। जो भी हम सीखते हैं उसको अधूरा छोड़े बगैर मुकम्मल तौर पर एक नुकात हम सीखते हैं तो उसको पूरी तरह सीखना। जैसा कि ये टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जिसको पूरा सीखना मतलब मेमोरी भी सीखना और फॉरगेटिंग भी सीखना, उसी वक्त ये टॉपिक पूरी मुकम्मल होगी। मगर हम मेमोरी को सीख लिए और फॉरगेटिंग को छोड़ दिए, पता नहीं इम्तिहान में अगर फॉरगेटिंग के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा, निशाना तो चले जाएंगे। इसलिए क्या करना, जो भी हम सीखते हैं उसको मुकम्मल तौर पर सीखना। और आखिर में है तवज्जो और एक्सोई के साथ सीखना, यानी इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन के साथ सीखना। यह है इक्तिसाब। दूसरे नंबर पर है रिटेंशन, जिसको उर्दू में बरकरारी कहते हैं। जैसा कि बरकरारी किसको कहते हैं, सीखे गए मवाद को थोड़े अरसे के लिए या तवील अरसे के लिए हाफिज़े में महफूज रखने को बरकरारी कहते हैं, और बरकरारी को अंग्रेज़ी में रिटेंशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जो भी मवाद हम सीखते हैं, सीखने के 20 मिनट बाद सिर्फ और सिर्फ हम 53% ही जहन में महफूज करते हैं, बाकी का जो बचा 47% है उसको भूल जाते हैं। यानी इससे यह कह सकते हैं कि जो भी हम सीखते हैं वो पूरे का पूरा हमारे जहन में महफूज नहीं रहेगा। वक्त के साथ साथ हम कुछ हिस्सा उसका भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं। माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं, इक्तिसाब के 20 मिनट बाद हाफिजे में सिर्फ और सिर्फ 53% रहेगा, बाकी 47% जो है फरामोश हो जाएगा। फरामोश मतलब भूल जाना। यहाँ पे लफ्ज़ निसिया यूज़ किया है, ये भी जो है फरामोश का ही मानी है। और इक्तिसाब करने के एक दिन बाद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 34% ही हाफिजे में रहता है और बाकिया 66% जो है हम भूल जाते हैं। और उसी तरह 2 दिन बाद क्या होता है, यानी इक्तिसाब के 2 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ 28% ही हमारे हाफिजे में रहता है, बाकी का 72% हम भूल जाते हैं। और इक्तिसाब के 10 दिन बाद क्या होता है, सिर्फ 25% ही जहन में रहता है, बाकी का 75% हम भूल जाते हैं। और इक्तिसाब के 31 डेज बाद क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 21% ही हमारे दिमाग में जहन में रहेगा, बाकी का 79% हम भूल चुके होंगे। समझ में आ रही बात, जो भी हम सीखते हैं उसको पूरी तरह जहन में महफूज नहीं रख सकते, वक्त के साथ साथ उसको उसका कुछ हिस्सा हम भूल जाते हैं। समझ में आ रही, वक्त के साथ साथ इसको भूल जाते हैं। तो अगला क्या है, तीसरे नंबर पर है रिकॉल, जिसको उर्दू में बाजियाफ्त कहते हैं। बाजियाफ्त मतलब हमारे हाफिजे में पाए जाने वाले तजुर्बात या मवाद को दोबारा याद करने को क्या कहते हैं, बाजियाफ्त कहते हैं। यानी जो भी हम मवाद सीखे हैं उसको ज़रूरत के लिहाज से, जब भी हमको उसकी ज़रूरत पड़े उसको याद करना ही और उसका इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है। रिकॉल के 2 किस्में हैं, एक है वर्बल रिकॉल, दूसरा है नॉन वर्बल रिकॉल। और ये जो रिकॉल है इसको जांचने के लिए कुछ मखसूस आलात और तरीके हैं। यहाँ पर देखिए कि हंटर्स डिलेड रिएक्शन अपैरेटस एक आला है जिससे रिकॉल की जांच की जा सकती है। और दूसरा तरीका है मेमोरी स्पैन। मेमोरी स्पैन में फ़र्द को या बच्चे को कुछ नंबर्स दिखाए जाते हैं और उसको दोबारा कहने के लिए कहते हैं। उसमें जो भी फ़र्द और बच्चा वो नंबर्स को दोबारा हमको बोलता है, तो आमतौर पर कहा जाता है कि एक फ़र्द या बच्चा ऑन एन एवरेज 7 नंबर्स जो है याद रख सकता है। ये तो अलग ही बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से बहुत सारे लोग बहुत सारे लंबे लंबे नंबर्स याद रखते हैं, ये अलग बात है। एन ऑन एन एवरेज सिर्फ 7 नंबर्स जो है एक फर्द याद रख सकता है। इसका एक मखसूस आला है टचिस्टोस्कोप, इसको ईजाद करने वाला जो है हैमिल्टन है। और अगला तरीका है नरेटिव्स, इस पर तजुर्बात कायम करने वाला जो है बार्लेट है। इसका कहना है कि एक फ़र्द को एक कहानी सुनाई जाए, वो पहला फ़र्द जो कहानी सुनता है उसको कहा जाए कि वो पहला फ़र्द दूसरे को कहानी सुनाई जाए, और दूसरा तीसरे को वही कहानी सुनाई जाए, और तीसरा चौथे को वही कहानी सुनाई जाए, और आखिर में इसी तरह तसलसल में दूसरे तीसरे को उसी तरह सुनाते जाएं, और आखिर में वो कहानी सुनी जाए। तो जब पहले उसको जो कहानी सुनाई गई थी
और आखिर में जो कहानी हम सुनेंगे उसमें और उसमें बहुत सारा फ़र्क पाया जाता है। ये किस लिए होता है? ये जो है हम जो सीखे हैं, सुने हैं और हमारे हाफ़िज़े में जो मवाद हासिल हुआ था, उसमें कुछ हिस्सा गायब हो जाता है, यानी फ़रामोश हो जाता है। इसकी वजह से कहानी में तब्दीली आ जाती है। और अगला तरीका है टेस्टिमनी। इसको हल्फिया बयान भी कहा जाता है। इसको एई एविडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एई एविडेंस। ये जो है क्या है, एक फ़र्द को या एक बच्चे को किसी एक हादिसे को या इंसिडेंट को दिखा देते हैं और कुछ अरसे बाद, यानी कुछ वक्त के बाद हो सकता है या कुछ दिनों बाद हो सकता है, जो हादिसा उसने देखा था उसी को बोलने के लिए कहते हैं। तो हालात के तब्दीली की वजह से और वक्त के गुजरने की वजह से वो क्या करता है, जो देखा था हूबहू नहीं बोल सकता, उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है और भूल भी जा सकता है। ये क्या कहलाता है? टेस्टिमनी कहलाता है। और अगला तरीका है पेयर्ड एसोसिएशन, यानी जो भी हम रिकॉल यानी बाजियाफ्त करते हैं उसको पेयर्ड एसोसिएशन की तरह भी याद रख सकते हैं। यानी एक चीज़ को हम याद करते हैं तो उसके रिलेटेड यानी उससे ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी चीज़ भी हमको याद आ जाती है। जैसा कि जब भी हम ताजमहल को याद करते हैं तो शाहजहां का नाम याद आ जाता है, और जब भी हम रोज़ को यानी गुलाब को देखते हैं तो चाचा नेहरू याद आ जाते हैं। इस तरह इसको पेयर्ड एसोसिएशन कहते हैं, यानी एक चीज़ को याद करते वक्त दूसरी चीज़ उसके मुताल्लिक़ की याद आ जाना। और इसको और एक तरह भी कह सकते हैं कि बामानी अल्फाज के साथ बेमानी अल्फाज को जोड़ के याद रखना। जैसा कि खौसे खज़ा है, यानी रेनबो है। रेनबो को हम जब देखते हैं तो हमको एक वर्ड बेमानी लफ्ज़ याद आ जाता है, वो है विबजीआर। विबजीआर की हकीकत में कोई मानी नहीं, वो एक एक लेटर का मजमुआ है। विबजीआर वो क्या करते हैं, वो एक बेमानी लफ्ज़ है। उसका मतलब क्या होता है, खौसे खज़ा में मौजूद तमाम रंगों के नाम को क्या है, रंगों के नाम्स जो हैं, नामें जो हैं, उनको एक एक लेटर करके विबजीआर नाम रखा है। वो बेमानी लफ्ज़ है। जब भी हम रेनबो को देखते हैं तो हमको विबजीआर याद आ जाता है। इस तरह बामानी लफ्ज़ के साथ बेमानी लफ्ज़ को याद रखना भी पेयर्ड एसोसिएशन में आता है। अगला तरीका है री इंटीग्रेटेड मेमोरी। ये जो है फीलिंग्स के साथ जोड़ा जाता है। जो भी हम हादसात हम पे गुजरते हैं, जो भी तजुर्बात एक्सपीरियंसेस हमसे होते हैं, पास्ट में माजी में हुए जो भी हादसात हुए उनको फीलिंग्स के साथ याद करना क्या कहलाता है? री इंटीग्रेटेड मेमोरी। जब भी उसी तरह का हादिसा, उसी तरह की फीलिंग हमको ज़िंदगी में कभी भी याद आ जाए तो उस फीलिंग्स के साथ जो भी माजी में हुए थे तजुर्बात वो याद आ जाते हैं। इसको कहते हैं री इंटीग्रेटेड मेमोरी। चौथे नंबर पर है रिकग्निशन। इसको उर्दू में शनाख्त कहते हैं। शनाख्त किसको कहते हैं? साबिक में सीखे गए ठोस तजुर्बात, मामलात, मौजूआत या नुकात या मालूमात हो सकते हैं, उनको अशिया की मदद से पहचानना ही शनाख्त कहलाता है। शनाख्त क्या है? इसमें रिकॉल और रिकग्निशन में कुछ फ़र्क होता है। रिकॉल क्या होता है, जो भी हम सीखे थे उसको पूरी तरह याद करना रिकॉल कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, हाँ इस चीज़ को मैंने देखा था, इस तरह याद करना या शनाख्त करना क्या कहलाता है? रिकग्निशन कहलाता है। पहचानने को रिकग्निशन कहते हैं और याद करने को रिकॉल कहते हैं। पहचानना क्या है? रिकग्निशन। याद करना रिकॉल। तो हम रिकग्निशन को हमारे लाइफ में देख सकते हैं। जैसा कि हम जो भी टेट एग्जाम लिखते हैं, डीएससी एग्जाम लिखते हैं, उसमें भी हमको रिकग्निशन के तौर पर ही इससे मुताल्लिक सवालात ही होते हैं। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पहचानना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। रिकग्निशन करना पड़ता है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं? रिकग्निशन बेस पे होते हैं। तो यहाँ पर एक रिकग्निशन स्कोर भी पाया जाता है, यानी जो भी हम सीखे हैं उसमें किस हद तक याद रख सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसको रिकग्निशन स्कोर कहा जाता है। इसका एक फार्मूला भी है। जितने अल्फाज हम सीखे हैं या जितने भी मवाद हम सीखे हैं उसमें से जो कुछ हम भूल गए हैं, यानी जो कुछ हम याद नहीं करते उसको निकाल दिया जाए तो क्या आता है? जितना हमारे जहन में महफूज है और जितना हम पहचानते हैं वो आता है। उनके उनके साथ बाय टोटल किया जाए, और बाय टोटल किया जाए तो क्या आता है? जितने अल्फाज में से हम कितनी हद तक पहचानते हैं वो आता है। तो उसको 100 से ज़रब दिया जाए तो उसका परसेंटेज हमको मिलता है। यहाँ पे यही फार्मूले को तब्दील करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फार्मूले इसलिए दिया गया है कि इम्तिहान में ज़्यादातर रिकग्निशन पे सवालात इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकते हैं। मान लेंगे एक शख्स 15 अल्फाज सीखा है और इसमें 3 के गलत जवाब देता है, 3 के गलत जवाब देता है, तो उसका रिकग्निशन स्कोर क्या होता है? इस मौके पर हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। यानी यहाँ पे
मुकम्मल अल्फाज कितने थे? 15 थे, तो यहाँ पे हम 15 डाल देंगे। और फॉल्स यानी कितने गलत देता है, तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे और टोटल की जगह 15 डाल देंगे, इंटू 100 कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आता है वो उसका रिकॉग्निशन स्कोर होता है। और इसी शनाख्त के स्कोर को यानी रिकॉग्निशन स्कोर को दूसरी तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि 15 सवालात हैं, मुकम्मल 15 सवालात हैं, जिसमें एक फर्द सिर्फ 12 के सही जवाब देता है, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूले को यूज करते हैं, यानी सही सही अल्फाज डिवाइडेड बाय टोटल अल्फाज इंटू 100। इस तरह हम रिकॉग्निशन स्कोर की पहचान कर सकते हैं। इम्तिहानात में ज़्यादा तौर पर रिकॉग्निशन और दूसरा हमारा टॉपिक है उस पर ही सवालात होते हैं इम्तिहानात में, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके लिए, जब एक बच्चा 15 हम्मा जवाबी सवालात के लिए सिर्फ 12 के सही जवाब देता है, तो उसकी शनाख्त को इस तरह जाहिर की जाती है, यानी शनाख्त स्कोर जो है, रिकॉग्निशन स्कोर, इस तरह जाहिर किया जाता है। यहाँ पे मैंने RS लिखा है, यानी रिकॉग्निशन स्कोर। सवाल क्या था? पूरे सवाल कितने थे? 15 थे, और सही कितने दिए? 12 दिए। यहाँ पे हम सही और टोटल सही जवाब दिए और टोटल नंबर ऑफ सवाल दिया गया है सवाल में, तो हमने फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? ट्रू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो हम ट्रू कितने हुए? 12 हुए, तो टोटल कितने हैं? 15 हैं, इंटू 100 डाल दिए। और इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा क्या हुआ? 15 हुआ। तो 5 1 जा 5 20 जा, जब 20 को और 4 को ज़रब करते हैं तो हमारा आंसर होगा 80। और इसी सवाल को दूसरी तरह भी हम कर सकते हैं। मान लें कि इसी सवाल को जब एक बच्चा 15 हम्मा जवाबी सवालात के 3 जवाबात गलत देता है, तो उसकी शनाख्त की स्कोर क्या होता है? तो इस तरह सवाल किया जाए, यहाँ पे सही 12 थे, उसको हटाकर 3 गलत लिख दिए, 3 गलत जवाब देता है, तो हमको इस फार्मूला यूज करना पड़ता है, जैसा कि टोटल सवालात हैं 15 और गलत देता है 3 के, डिवाइडेड बाय टोटल डाल लिए इंटू 100। जब 15 से 3 को निकाल दिया जाए तो हमको दोबारा हमको 12 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। यहाँ पे देखिए हमको दोबारा क्या हासिल हुआ? यही हासिल हुआ, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 80 होगा। इस तरह हम इन सवाल रिकॉग्निशन स्कोर के सवाल को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला यानी आखिर का 5वें नंबर पर है री लर्निंग। इसको उर्दू में बाज इक्तिसाब कहते हैं। सीखे गए इक्तिसाब या मवाद को कुछ अरसे बाद दोबारा सीखने के अमल को क्या कहते हैं? बाज इक्तिसाब कहते हैं, री लर्निंग। यानी माजी में सीखा गया मवाद दोबारा सीखना क्या कहलाता है? बाज इक्तिसाब कहलाता है। इसको बचत का तरीका भी कहते हैं। इसमें क्या बचाया जाता है, क्या सेव किया जाता है? मान लेते हैं एक फर्द को पहली दफ़ा एक चीज़ को सीखने के लिए, मान लेते हैं कि जो एक 2 का टेबल है उसको एक बच्चा सीखता है, तो पहली दफ़ा सीखने के लिए उसने 20 कोशिशें की है। पहली दफ़ा 2 के टेबल को, मल्टीप्लिकेशन टेबल को सीखने के लिए 20 कोशिशें की है, और उसके बाद उसने पूरा टेबल सीख लिया। तो ठीक है, कुछ अरसे बाद या 1 साल या 2 साल के बाद वो बच्चा 2 का टेबल दोबारा दोहराने के लिए या बोलने के लिए कहा जाए तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देता है। तो उस्ताद क्या करता है? उस बच्चे को दोबारा उस मल्टीप्लिकेशन टेबल को सीखने के लिए कहता है। तब उसने उसी टेबल को पहले दफा क्या किया था? 20 कोशिशों बाद सीखा था। उसी टेबल को इसने अब इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 कोशिशों में सीख लेता है। यहाँ पर क्या हुआ? पहले जो 20 कोशिशें हुई थी, अब जो है सिर्फ 10 कोशिशें हुई। इसमें क्या हुआ? 10 कोशिशें बच गई, यानी कुछ वक्त इसमें बच गया है, कोशिशें भी बच गए हैं, इसीलिए इसको बचत का तरीका भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसका भी एक फार्मूला है जिसको हम सेविंग स्कोर कहते हैं, यानी बचत का स्कोर। यहाँ पर देखिए इनिशियल लर्निंग ट्रायल्स, यानी पहले जो भी सीखने के लिए कोशिशें की हैं वो कोशिशें, और बाद में री लर्निंग ट्रायल्स, बाद में सीखने के लिए जितने कोशिशें की हैं वो कोशिशें, इसमें से वो निकाल दिया जाए और पहले जो कोशिशें की थी उससे तकसीम कर दें, बाद में 100 से ज़रब कर दें, तो क्या होगा? हमको सेविंग स्कोर हासिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पर भी एक सवाल। एक बच्चे को एक लफ्ज़ अजबर करने यानी याद करने के लिए साबिक में 10 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। 10 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। कुछ अरसे बाद उस लफ्ज़ को याद करने में दुश्वारी महसूस हुई।
तो उसी लफ्ज़ को दोबारा अज़बर करने यानी दोबारा याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो इसका स्कोर किस तरह हम ज़ाहिर करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि यस मानी सेविंग स्कोर। इसका फार्मूला है इनिशियल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल ट्रायल्स इंटू 100। तो इनिशियल ट्रायल्स कितने हुए? 10 हुए। पहली मरतबा 10 कोशिशें की है इसने, और दोबारा सीखने के लिए 5 कोशिशें की है। तो यहाँ पे हम 10 लिख लिए और यहाँ पे 5 लिख लिए, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो क्या होता है, 10 में से अगर 5 को निकाल दिया जाए तो हमको बचा 5, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 10 एक 10 और 10 10 यानी 10 10 जा क्या होता है 100 होता है, और 5 को 10 से ज़रब देने पर हमको 50 हासिल होता है। ये रहा इसका बचत का स्कोर यानी सेविंग स्कोर, ये रहा। इस तरह जो भी हम रीलर्निंग के सवालात होते हैं इम्तिहान में, तो उसको इस तरह के फार्मूले के साथ उसको हल कर सकते हैं। अक्सर जो है टेट और डीएससी में जो है मैक्सिमम रिकग्निशन और रीलर्निंग के सवालात इसी तरह प्रॉब्लमेटिक पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देकर सीख लीजिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी हाफिजे के अकसाम। हाफिजे के अकसाम क्या क्या हैं? पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी इसको उर्दू में मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा कहते हैं। यानी जो भी हम मवाद सीखते हैं चंद वक्फे के लिए मुख्तसर मुद्दती हम याद रखते हैं, शॉर्ट टर्म हम हमारे जहन में याद रखते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये जो है इसी को मेंटेनेंस रिहर्सल भी कहा जाता है। इसकी मुद्दत अगर देखी जाए तो 20 से 30 सेकेंड हमारे जहन में रहना क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। 20 से 30 सेकेंड रहता है ये। शायद आखिर बार टेट में भी इसका सवाल हुआ था, उर्दू मीडियम में नहीं बल्कि तेलुगु मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स में हुआ था। 20 से 30 सेकेंड याद रखना क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसा कि जो भी ट्रेन में सफ़र करते हैं सीट का नंबर याद रखना या बैठते नंबर याद रखना, वही जो कोच नंबर है उसको याद रखना, किसी को हम फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन नंबर याद रखना, ये सब जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में शुमार होते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को एलॉबरेटिव रिहर्सल भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में तवील मुद्दती हाफिज़ा कहते हैं। ये हाफिज़ा जो है, जो भी हम मवाद सीखते हैं बहुत सारे लंबे अरसे तक हमारे जहन में महफूज रहता है, उसको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। जैसा कि हम जो है हमारे रिश्तेदारों को याद रखते हैं और उनके नाम याद रखते हैं, और इसी तरह जो भी हमारा पहला हादिसा यानी पहला इंसिडेंट होता है, जो खुशी का हो या गम का हो, उसको लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। ये सब जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में शुमार होते हैं। और तीसरा है रोट मेमोरी। इसको उर्दू में रटने रटाने पर मबनी हाफिज़ा कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, बिना उसके मानी व मफहूम के हूबहू याद करता है। यानी उसकी मानी अगर उसको पूछा जाए, उसके बारे में कहने के लिए पूछा जाए, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वाजा नहीं कर सकता, सिर्फ जो सीखा उसको बताता है। बिना मानी को समझे सीखना क्या कहलाता है, याद रखना क्या कहलाता है? रोट मेमोरी कहलाता है। और चौथा है लॉजिकल मेमोरी यानी मुंतकी हाफिज़ा। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकली रीज़न के साथ सीखता है। जैसा कि मान लेते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। बच्चा जब 2 इंटू 2 सीखता है, वो क्या होता है? रोट मेमोरी कहलाती है। यानी हूबहू जो है उसको सीख लिया, ये रोट मेमोरी है। जब बच्चा सीखता है कि ये 2 को 2 ज़रब करने पर क्या होता है, हमको 4 हासिल होता है, ये किस तरह हासिल होता है? 2 को 2 बार यानी 2 बार जमा करने पर 2 + 2 2 मरतबा जमा करने पर हमको 4 हासिल होता है। इस तरह लॉजिक के साथ रीज़न का इस्तेमाल करते हुए सीखता है, तो वो क्या कहलाता है? लॉजिकल मेमोरी कहलाता है। और पांचवा है एक्टिव मेमोरी। इसको उर्दू में फ़ाइल हाफिज़ा कहते हैं। ये क्या होता है, जो भी बच्चा सीखता है, मवाद सीखता है, वो क्या कहता है? फ़ाइल के साथ सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करके सीखता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव मेमोरी कहलाता है। जैसा कि हम साइंस के तजुर्बात में और मैथ्स के मेंसुरेशन के सवालात में देख सकते हैं कि बच्चा जो है मेंसुरेशन में मेजरमेंट करता है, यानी पार्टिसिपेट करके मेजरमेंट करके सवालात को हल करता है, और इसी तरह साइंस के तजुर्बात में पार्टिसिपेट करके लैब में उन तजुर्बात को अंजाम देता है और उसको याद रखता है, वो कहलाता है एक्टिव मेमोरी, फ़ाल हाफिज़ा। और आखिर है पैसिव मेमोरी, यानी इसको उर्दू में मजहूल हाफिज़ा भी कहते हैं। ये क्या है? जैसा कि थ्योरम्स याद रखना या किसी का कौल याद रखना, ये क्या कहलाता है? पैसिव मेमोरी। इसमें बच्चा मजहूल रहता है, पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। जो सुनता है,
जो पढ़ता है उसको याद रखता है सिर्फ, इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई इम्कान नहीं होता, उसी तरह याद रखता है। ओके, ये रहे टाइप्स ऑफ मेमोरीज। हाफिजे के अकसाम क्या हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रोट मेमोरी, उसी तरह लॉजिकल मेमोरी, एक्टिव मेमोरी एंड पैसिव मेमोरी। ये रहे 6। इसमें से भी सवालात होते रहते हैं, इसको भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसी हाफिजे के ताल्लुक से यहाँ पे दो अल्फाज हैं, देखिए डेजाऊ। डेजाऊ एक फ्रेंच वर्ड है। डेजाऊ की मानी है कि माजी में माजी में हमने कुछ किया है, इस तरह हमको हाल में याद आता है। हकीकत में कुछ काम भी माजी में नहीं हुआ था, मगर हमको उस तरह महसूस होता है कि कभी वो काम माजी में हुआ है। इस तरह याद करना या याद आना क्या कहलाता है? डेजाऊ कहलाता है। यानी हाल में इस तरह हमको महसूस होता है कि माजी में ये काम हुआ था, मैंने किया था, इस तरह याद आना, हकीकत में वो नहीं हुआ था, उसको डेजाऊ कहते हैं। यहाँ पर देखिए जियार्गोनिक इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट है, ऐसा असर है जो कि जो काम मुकम्मल हो चुका है उसको याद नहीं रखता, बल्कि अधूरा काम जो रहता है वो किसी और काम करते वक्त उसको याद आ जाता है। वो क्या कहलाता है? जियार्गोनिक इफेक्ट कहलाता है, अधूरे काम को याद रखना। ये जो है जियार्गोनिक इफेक्ट है। अब हम देखते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग को उर्दू में फरामोश कहते हैं और इसको फरामोश को निसियां भी कहते हैं। फॉरगेटिंग मतलब जो भी सीखा हुआ मवाद है उसको भुला देना, यानी हाफिजे में नहीं रखना। ये क्या कहलाता है? फॉरगेटिंग कहलाता है। इसके चंद वजूहात हैं, यहाँ पर देखिए कि आदम इस्तेमाल के सबब मर्ज नसियाँ, मज़ाहिमत, दबाव, गैर मामूली मर्ज नसियाँ। पहला जो है अदम इस्तेमाल के सबब मर्ज नसियाँ, ये क्या है? पैसिव डिके थ्रू डिसयूज़, यानी जो भी सीखा हुआ मवाद इस्तेमाल ना करने की वजह से उसको भुला दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, यानी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो सीखा था मवाद उसको हम भुला नहीं सकते, वो हर हमेशा याद रहेगा। ओके, ये रहा पहली वजह, इस्तेमाल ना करने के सबब से भूल जाना। दूसरा है मज़ाहिमत। मज़ाहिमत मतलब रुकावट बनना, इसको अंग्रेजी में इनहिबिशन कहते हैं। इसके दो अकसाम हैं, यहाँ पर देखिए प्रो एक्टिव इनहिबिशन, रेट्रो एक्टिव इनहिबिशन। प्रो एक्टिव इनहिबिशन क्या होता है? जब पहला एक मवाद सीखा, मान लेते हैं उर्दू सीखा, उसके बाद वही शख्स अरबिक सीखने की कोशिश कर रहा है, अरबी सीखने की कोशिश कर रहा है। जब पहला मवाद उर्दू सीखा तो अरबी सीखने में, दूसरा जो मवाद सीखता है अरबी सीखने में उर्दू के अल्फाज अगर रुकावट बने तो वो कहलाता है प्रो एक्टिव इनहिबिशन, यानी पहले वाला मवाद दूसरे मवाद के सीखने में रुकावट बनना क्या कहलाता है? प्रो एक्टिव इनहिबिशन। रेट्रो एक्टिव इनहिबिशन क्या कहलाता है? इसने उर्दू भी सीख लिया और अरबी भी सीख लिया। जब इसने उर्दू के अल्फाज को याद करने की कोशिश करता है, यानी पहले वाले मवाद को याद करने की कोशिश करता है, बाजियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो बाद में सीखा हुआ मवाद जो अरबी है उसके अल्फाज रुकावट बनते हैं, तो बीच में मदाखलत होते हैं, तो उसको कहलाता है रेट्रो एक्टिव इनहिबिशन। यानी प्रोएक्टिव में पहले वाला मवाद दूसरे वाले मवाद में मज़ाहिमत करता है, जबकि रेट्रोएक्टिव में जो दूसरा वाला मवाद जो है वो पहले वाले मवाद को याद करने में मज़ाहिमत करता है, यानी रुकावट बनता है। ये कहलाता है मज़ाहिमत, दूसरी वजह। तीसरा है दबाव, इसको उर्दू में ज़बरदस्ती भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में रिप्रेशन कहते हैं, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो ना चाहते हुए भी ज़बरन उसको भुला देना, ये क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक क्लास टीचर जो है एक बच्चे को सब क्लास के बच्चों के सामने आगे क्या करता है? मारता है। तो वो बच्चा ए क्या करता है? बच्चे का नाम ये समझते हैं। जब वो बच्चा क्या करता है, जो सिचुएशन उसका हुआ क्लास में, वो बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और दिल ही दिल में घुटता रहा। चंद वक्फे के बाद खुद को संभाल लेता है कि हमारे टीचर ही तो मारा है, चल इसको भुला देते हैं, ऐसा सिचुएशन अगला कभी नहीं होना चाहिए, बोल के जो उसका दिल दर्द हुआ, दिल को दर्द महसूस हुआ, उसको ज़बरन जो है भुलाने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। इसमें खुद बच्चा ज़बरदस्ती से भुलाता है तो इसको कहते हैं रिप्रेशन, दबाव। आखिर में जो है गैर मामूली मर्जनसियाँ, ये जो है अब नॉर्मल फॉरगेटिंग कहलाता है। ये किसी हादिसात की वजह से होता है। इसके भी दो अकसाम हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक है अमनेशिया, दूसरा है फोइड। अमनेशिया जो है ऐसा स्टेज है जिसमें किसी हादिसात की वजह से ऐसा मेंटल ट्रॉमा बन जाता है जो उसका पूरे का पूरा हाफिज़ा क्लीन हो जाता है, यानी पूरी मेमोरी क्लीन हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जबकि फोइड फोइड एक ऐसा स्टेज है जिसमें पूरे का पूरा भूल तो जाता है, बट एक स्टेज में जब
किसी एक शॉक की वजह से, किसी एक हादसे की वजह से उसकी मेमोरी फिर से याद आ जाती है, उसको फ्लूइड कहते हैं। अमनेशिया में टोटल मेमोरी लॉस हो जाती है, फ्लूइड में भी लॉस हो तो जाती है, बट किसी एक हादसे की वजह से, शॉक की वजह से वो फिर वापस आ जाती है, इसको फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग मेमोरी। मेमोरी को यानी हाफिजे को किस तरह बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए। एक जो है मुहर्रिका, मोटिवेशन की वजह से हाफिजे में बढ़ोतरी होती है, एनहेंस होती है, हाफिजा बढ़ता है, जितना भी हम सीखते हैं वो सब याद रहता है। दूसरा है अटेंशन, तवज्जे से सीखने की वजह से जो भी हम सीखते हैं वो ज़्यादा देर याद रहता है। तीसरा है लेस इमोशनल, यानी जज्बाती तौर पर कम जज्बात दिखाने की वजह से, यानी जो भी जज्बाती तौर पर हैं, गुस्सा, एंग्री, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब कम करने की वजह से जो भी हम सीखते हैं वो ज़्यादा देर याद रहता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, जो भी हम सीखते हैं उसको की वैल्यू पेयर में अगर याद रखें तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। मान लेते हैं जो ताजमहल है उसको शाहजहां से जोड़ा जाए तो हम याद रख सकते हैं कि ताजमहल की तामीर किसने की है। उसी तरह चार मीनार जो है उसको कुली कुतुब शाह से जो एसोसिएट करते हैं तो की वैल्यू पेयर बनाते हैं, उस वक्त हम याद रख सकते हैं कि चार मीनार की ताबीर कुली कुतुब शाह ने की है। इस तरह इसकी वजह से भी मेमोरी इन्हेंस होती है और जो भी मालूमात सीखते हैं वो ज़्यादा देर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर लर्निंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। नेक्स्ट है रेसिटेशन, यानी मुताला करते रहना, जितना हो सके उतना मुताला करते ही रहना। नेक्स्ट है मेमोनिक डिवाइसेस, ये जो है यानी शॉर्टकट्स में याद रखना, जैसा कि खौस खजा रेनबो के कलर्स को याद रखने के लिए हम विबजीआर का इस्तेमाल जिस तरह करते हैं, और एमएलए जो है अब्रीवेशंस जो भी रहते हैं उन सबको जो है निमोनिक डिवाइसेस कहते हैं, अब्रीवेशंस की तरह उनको याद रखना।